Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. Chapter name is respiration in organisms. बेटा ये आपका चैप्टर है, इसमें हम थोड़ी सी मैं इसकी इंट्रोडक्शन आपको एक वीडियो में दे चुकी हूँ। तो आज हम देखते हैं आगे क्या करना है। हमने बेटा अभी हम एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस हमने किया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ये आपने अभी डिस्कस किया है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये यीस्ट में होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है लाइक यीस्ट। बट ये हमारी ह्यूमन बॉडी में भी हो जाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये कहाँ होती है, कौन से बॉडी पार्ट में होती है? ये मसल सेल्स में होती है। समटाइम्स आप देखो, जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहे हो या आप बहुत फास्ट वॉकिंग कर रहे हो या आप बहुत फिज़िकल वर्क आप कर रहे हो, तो उससे कुछ देर बाद में आपको जब आप ज़्यादा काम कर लेते हो तो आपको ना पेन फील होती है या क्रैम्प्स फील होते हैं अपने मसल्स में। थकावट के कारण आपको जो आप ज़्यादा फास्ट आप भागे हो या आपने वॉकिंग की है बहुत तेज़ या आपने काम बहुत ज़्यादा फास्टली कर लिया, तो उस कारण जो आपकी मसल्स में कुछ पेन होती है या क्रैम्प्स फील होती है। ये नॉर्मली क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी उस टाइम हमने यूज़ की है। तो ये सब करने के बाद में हमारी बॉडी में देखो, हमने एनर्जी तो बॉडी से ज़्यादा ले ली, बट ऑक्सीजन की सप्लाई तो उतनी रही ना। ये तो नहीं है कि आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ गई है। आप देखो, इसीलिए अगर आप बहुत तेज़ भागते हो या बहुत तेज़ भागने के बाद में आप देखो, आप लॉन्ग ब्रीथ्स लेते हो, लंबे लंबे सांस लेते हो। वो किस लिए लेते हो? ताकि आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो, ऑक्सीजन आपके अंदर जाए और आपकी एनर्जी अप्रोप्रिएटली प्रोड्यूस हो। ठीक है, इस कारण आपके यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन उस टाइम होते हैं। इस प्रोसेस में बेटा क्या होता है हमारा, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई तो उतनी है नहीं, ऑक्सीजन की सप्लाई तो हमारी कम हो गई है ना, जितनी थी उतनी थी, बट हमने एनर्जी ज़्यादा हमारी लग गई है। तो उस केस में हमारे क्या होता है, यहाँ पे एक तरह से जब हमारी ऑक्सीजन कम हो जाती है तो हमने क्या नॉर्मली किया कि जब हमारी ऑक्सीजन के साथ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी तो हर केस में प्रोड्यूस होती है, बट अब जब हमारी ऑक्सीजन हमारी सप्लाई थोड़ी कम है, उस केस में क्या होगा, हमारी लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होगी। तो जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि लैक्टिक एसिड कभी कभी हमारा प्रोड्यूस होता है, तो लैक्टिक एसिड के साथ भी हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो है, ये आप देखो, जब आप ऐसा काम करते हो तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारी लैक्टिक एसिड कभी कभी प्रोड्यूस इस टाइप होते हैं। तो ये आपको, अब आप मुझे बोलोगे कि मैम हमारे को फिर रिलीफ कैसे मिलता है इन चीज़ों से? इन चीज़ों से अगर आपको क्रैम्प्स हो गई हैं या आपको पेन फील हो रही है, अगर आप हॉट वाटर बाथ ले लो, उस ल्यूकवार्म वाटर से अगर आप नहा लो, तो उससे क्या आपको थोड़ा सा रिलीफ आपको फील होता है। ठीक है, देखो आपने एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोगों ने पढ़ ली है, हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ ली है। अब आपको पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो ये जो क्वेश्चन आपको कई बार आता है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे अटैम्प्ट करोगे वो देखो। तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो ये जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में होता है। ठीक है, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। बट जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो हमारे कुछ में होता है, जैसे कुछ बैक्टीरिया में हो गया, फंगाई में हो गया, जर्मिनेटिंग सीड्स में हो गया, या हमारे कुछ एनिमल टिश्यूज़ में हो गया। एनिमल टिश्यूज़ में जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि मसल्स में हमारे जब मसल पेन होने लग जाती है, जो अभी मैंने बात समझाई है कि आपकी जो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, वहाँ पे हमारी लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन हो जाती है, वहाँ पे हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है।
ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन ज़रूरी चाहिए होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी ज़रूरी नहीं होती है। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो जाते हैं, ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज की नहीं हो पाती, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास एब्सेंट है उस केस में। तो जब हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारी ग्लूकोज पूरी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो क्या चीज़ें बाय प्रोडक्ट्स क्या निकालते हैं, वो निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। बट इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन वो क्या निकालता है, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो होती ही नहीं है ग्लूकोज की, तो वो आपको एल्कोहल निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और एक एनर्जी, बट वो लेस अमाउंट में एनर्जी निकालता है। इन सम केसेस लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू विल अटेंड द क्वेश्चन ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसमें अगर आपको डिफरेंस आ जाता है, आपने ऐसे उसको शो करना है। बेटा अभी हमने रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया, अब बारी आती है ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग इज़ नॉर्मली सांस लेना और सांस छोड़ना, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। तो चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं। अब देखो, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन और गिविंग आउट एयर इज़ नोन एज ब्रीदिंग। जो मैंने आपको बताया, नॉर्मल हम जो सांस लेते हैं और जो सांस छोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। तो इसमें हमारे दो प्रोसेस लगते हैं ब्रीदिंग में, एक प्रोसेस इनहेलेशन और दूसरा प्रोसेस एक्सहेलेशन। इनहेलेशन जो हम सांस अंदर लेते हैं, गैस अंदर लेते हैं, और एक्सहेलेशन जो हम सांस छोड़ते हैं। ठीक है। इनहेलेशन इज़ ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर। हम देखो एयर लेते हैं, जब हम ब्रीद करते हैं, हम नोज़ के थ्रू ब्रीद ह्यूमन बींग्स करते हैं, तो ऑक्सीजन रिच एयर हम ब्रीद इन करते हैं। अब देखो, जब हम ब्रीद करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन के साथ में, एयर के साथ में कितने डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे अंदर हम इनहेल करते हैं। बट आप देखो, आपके नोज़ में हेयर्स होते हैं, वो हेयर्स की जो लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है कि आपकी बॉडी के अंदर डस्ट पार्टिकल्स अंदर ना जा सके, इसलिए सिर्फ ऑक्सीजन रिच एयर ही हमारे अंदर जाती है, प्यूरिफाइड एयर हमारे अंदर जाती है। ठीक है। और दूसरा प्रोसेस है जो हमने एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में हम जो है अपनी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो हमारे है बनी है अंदर, वो सारी हम ब्रीद आउट करते हैं। ठीक है। हमारी बॉडी में जितनी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की एयर प्रोड्यूस हुई है, वो सारी की सारी हम ब्रीद आउट के फॉर्म में उसको एक्सहेल कर देते हैं। सो दिस इज़ योर प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलेशन, और यू कैन से हमने ब्रीदिंग के बारे में डिस्कस किया। आगे हम बात करते हैं रेट ऑफ ब्रीदिंग। आप देखो, रेट ऑफ ब्रीदिंग में क्या है कि एक ब्रीथ हम कब कहते हैं? जब आप एक बार सांस लेते हो और एक बार सांस छोड़ते हो। मीन्स वन ब्रीथ कंप्राइजेज ऑफ वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ हम जो सांस ले रहे हैं और एक जो सांस छोड़ रहे हैं, उन दोनों को कंबाइन करके हम एक ब्रीथ कहते हैं। अब बारी आती है कि नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन 1 minute इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। अब ब्रीथ जो है, जो आप 1 मिनट में एक इंसान पूरा प्रोसेस करता है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट, पूरा 1 मिनट में जितना करता है, जितनी बार करता है, जितनी नंबर ऑफ टाइम्स जो इंसान करता है, दैट इज़ नोन एज ब्रीदिंग रेट। ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी फिजिकल वर्क कर रहे हैं, या जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, अगर आप बहुत तेज़ रनिंग कर रहे हो या वॉकिंग कर रहे हो या अपना काम बहुत फास्टली कंप्लीट कर रहे हो फिजिकल वर्क, तो उस केस में क्या है कि आपकी रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। और नॉर्मल एक एडल्ट जो ह्यूमन बीइंग है, वो कितनी बार 1 मिनट में सांस लेता और छोड़ता है, या आप कह दो ब्रीदिंग रेट क्या है नॉर्मल एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग का 1 मिनट में, वो आपका 15 to 18 टाइम्स होता है। 15 to 18 टाइम मीन्स कंप्लीट 1 ब्रीद इन एंड 1 ब्रीद आउट, मीन्स 15 to 18 टाइम्स ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ठीक है बेटा।
So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.